अकबर, बीरबल और शेर, बकरी और दाल की गुत्थी। दरबार में उस दिन बड़ा ही अजीब माहौल था। बादशाह अकबर ऊंची गद्दी पर बैठे थे और दरबारियों के चेहरे पर हल्की सी चिंता झलक रही थी। वजह थी एक अजीब सा मुकदमा जो अब तक किसी ने नहीं सुना था। दरबार के बाहर से डुगडुगी बजाते हुए एक सिपाही ने ऐलान किया, मुकदमा बहुत अनोखा है, जनता दरबार में जरूर आए। थोड़ी ही देर में 3 लोग दरबार में दाखिल हुए। पहला आदमी एक बड़ा सा थैला लिए था जिसमें दाल भरी थी। दूसरा आदमी रस्सी से बंधी हुई एक बकरी को खींच कर ला रहा था और तीसरे आदमी के साथ एक बाड़े में बंद शेर था जिसे देखकर पूरा दरबार डर के मारे सिहर उठा। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, यह क्या तमाशा है? शेर, बकरी और दाल सब दरबार में क्यों आए हैं? पहला आदमी बोला, जहांपना, मैं एक व्यापारी हूं। मेरे पास यह दाल है जो बड़े शहर से खरीद कर ला रहा हूं। दूसरा बोला, हुजूर, मैं ग्वाला हूं, ये बकरी मेरी है। तीसरा बोला, जहांपना, मैं शिकारी हूं, ये शेर मैंने जंगल से पकड़ा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तो इसमें मुकदमा कहां है? तीनों एक साथ चिल्ला उठे, हुजूर, यही तो मामला है। हम तीनों नदी पार करना चाहते हैं, लेकिन नदी पर केवल एक छोटी नाव है जिसमें एक बार में केवल 2 ही चीजें जा सकती हैं, आदमी और उसके साथ या तो शेर या बकरी या दाल। लेकिन अगर हम गलती से शेर और बकरी को अकेले छोड़ दें तो शेर बकरी को खा जाएगा। अगर बकरी और दाल को अकेले छोड़ दें तो बकरी दाल खा जाएगी। और अगर दाल और शेर साथ रह गए तो सब हंस पड़े तो दाल तो वैसे भी बर्बाद नहीं होगी, मगर बकरी और शेर दोनों भूखे रह जाएंगे। दरबार में ठहाके गूंज गए। अकबर हंसते हंसते बोले, तो इस पहेली को हल करो। कौन बताएगा कि नदी पार कैसे की जाए? मुकदमा सुनकर दरबारियों ने अपनी अपनी अक्ल दौड़ानी शुरू कर दी। पहले तो राजा टोडरमल ने कहा, जहांपना, बहुत आसान है। पहले व्यापारी दाल ले जाए, फिर ग्वाला बकरी ले जाए और फिर शिकारी शेर ले जाए। बीरबल मुस्कुराया और बोला, मालिक, ऐसा हुआ तो बीच में ही बकरी दाल खा जाएगी। दरबार में ठहाका। टोडरमल शर्मिंदा होकर चुप बैठ गए। फिर मंजूर मिर्जा ने कहा, तो फिर पहले शेर को ले चलो। बीरबल फिर बोले, अगर पहले शेर ले गए तो बकरी और दाल पीछे रह जाएंगे और बकरी आराम से दाल साफ कर देगी। अब सभी दरबारी बारी बारी से अलग अलग तरकीबें बताते रहे, लेकिन हर बार समस्या वही की वही रह गई। अकबर तंग आकर बोले, हुजूर बीरबल, अब तुम ही बताओ, वरना ये शेर भूखा होकर हम सबको ही खा जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, ये मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं। मुझे पूरी योजना बनाने की इजाजत दे। अकबर ने इशारा किया। हाँ, बोलो। बीरबल ने समझाना शुरू किया। 1, पहले ग्वाला बकरी को नाव में बिठाए और पार ले जाए। अब बकरी नदी के उस पार है और शेर दाल इधर रह गए। 2, फिर ग्वाला अकेला वापस आए। 3, अब वो शेर को नाव में बिठाकर पार ले जाए। अब शेर और बकरी एक साथ हो गए। लेकिन 4, ग्वाला शेर को उस पार छोड़कर बकरी को वापस ले आए। 5, अब वो दाल को नाव में रखकर पार ले जाए। अब शेर और दाल उस पार है, बकरी इधर रह गई। 6, अंत में ग्वाला फिर से वापस आकर बकरी को ले जाए। इस तरह तीनों, शेर, बकरी और दाल सुरक्षित नदी पार पहुंच जाएंगे। बीरबल की ये चतुराई सुनकर दरबार ताली बजाने लगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, ये तो अच्छा हल है, लेकिन अब मैं इसमें एक ट्विस्ट डालता हूं। बीरबल हंसकर बोले, हुजूर, ट्विस्ट तो आपकी आदत है, बताइए। अकबर ने कहा, अगर नाव चलाने वाला आदमी बहुत आलसी हो और केवल 5 बार ही नाव चला सके तो फिर कैसे नदी पार होगी? अब तो पूरा दरबार चौंक गया। हुजूर, ये तो नामुमकिन है,
सब एक सुर में बोले। बीरबल ने मुस्कुराकर सोचा और फिर बोले, जहांपना, ये तभी संभव है अगर हम बकरी को बीच में ही बांधकर एक पेड़ से लटका दें, ताकि वो न तो दाल खा सके और न शेर के पास जा सके। तब बाकी सब आसानी से पार हो सकते हैं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। वाह बीरबल, तुमने तो समस्या को भी मजाक में हल कर दिया। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपना, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धैर्य और समझदारी से हर समस्या का हल निकलता है। अगर हम जल्दबाजी करें तो बकरी दाल खा जाएगी, और अगर लापरवाही करें तो शेर बकरी को। जीवन में संतुलन और सोच समझकर कदम बढ़ाना ही सबसे बड़ा उपाय है। अकबर ने हंसते हुए बीरबल को एक थैली भरकर सोने के सिक्के इनाम में दिए और कहा, बीरबल, तुम सचमुच इस दरबार के मोती हो। और दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल और 4 चालाक मेहमान। अकबर का दरबार हमेशा की तरह भरा था। बाहर मौसम सुहाना था, लेकिन दरबार के भीतर कुछ अजीब हलचल थी। अकबर के चेहरे पर उत्सुकता थी और बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बैठे थे। तभी महल के द्वारपाल ने आकर सूचना दी, हुजूर, 4 अजनबी मेहमान दरबार में हाजिर होना चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि उनके पास बादशाह को देने के लिए बहुत बड़ी सौगात है। अकबर की आंखें चमक उठी। सौगात? कैसी सौगात? द्वारपाल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, वे लोग कहते हैं कि जो सौगात हम देंगे वो हमें हमेशा के लिए यादगार बना देगी। अकबर को यह सुनकर मजा आ गया। बुलाओ उन्हें। चारों अजनबी दरबार में आए। उनके कपड़े भव्य थे, लेकिन चाल में कुछ अजीब घमंड था। उन्होंने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, हम चारों अलग अलग राज्यों से आए हैं और हम आपके दरबार में 4 अनोखे तोहफे लेकर आए हैं। लेकिन हमारी शर्त है कि हम में से हर एक की बात पूरी सुनने के बाद ही आप फैसला करेंगे कि हमारी सौगात किसकी सबसे अनमोल है। अकबर हंसे। वाह, ये तो दिलचस्प है। बोलो, क्या सौगात है? पहला मेहमान आगे आया। वो लंबा चौड़ा नीली पगड़ी पहने था। उसने कहा, जहांपनाह, मैं आपको ऐसा नगीना लाया हूं जो चांद की रोशनी में चमकता है और दिन में अदृश्य हो जाता है। ये नगीना इतना अनमोल है कि कोई इसे चुरा भी ले तो खोज नहीं सकता। दरबार में सरसराहट होने लगी। दूसरा मेहमान आगे आया। वो दुबला पतला, लंबी दाढ़ी वाला था। उसने कहा, जहांपनाह, मैं आपके लिए एक अदृश्य पर्दा लाया हूं। इसे जो ओढ़ लेगा उसे कोई देख नहीं पाएगा, न सैनिक, न जासूस, न दुश्मन। ये पर्दा आपके राज्य को अभेद्य बना देगा। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। तीसरा मेहमान आगे आया। वो गोलमटोल था और हाथ में चांदी की डिबिया थी। उसने कहा, जहांपनाह, मैं आपके लिए ये डिबिया लाया हूं जिसमें एक जादुई पाउडर है। ये पाउडर जिस पर भी डाल दो, उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि वो सबसे कठिन पहेलियां भी सुलझा देगा। चौथा मेहमान सबसे चालाक लग रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, जहांपनाह, मैं आपको ऐसा नक्शा लाया हूं जो आपके दुश्मनों के गुप्त खजाने का रास्ता बता देगा। जहां भी कोई छिपा हुआ धन होगा, यह नक्शा अपने आप रास्ता दिखा देगा। दरबार में सब दंग रह गए। चारों सौगातें सुनने में बहुत अद्भुत लग रही थी। अकबर ने कहा, यह सब तो बहुत कीमती चीजें लगती हैं, लेकिन हमें कैसे पता चले कि इनमें से असली कौन है और नकली कौन? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, मुझे 1 रात का समय दीजिए। मैं इन चारों मेहमानों की परीक्षा लेकर सुबह तक बता दूंगा कि इनमें से सबसे कीमती सौगात किसकी है और सबसे बड़ा चालाक कौन है। अकबर मान गए। चारों मेहमानों को महल के अतिथि भवन में ठहराया गया। बीरबल की चालाकी। रात को बीरबल चुपके से चारों मेहमानों के कमरे के बाहर पहरा देने लगे। उन्होंने अपने एक खास जासूस को भी तैनात कर दिया। आधी रात को पहला मेहमान अपने कमरे से निकला और महल के पिछवाड़े जाकर किसी से गुपचुप बातें करने लगा।
बीरबल ने सुना कि वो कह रहा है, सुबह तक बादशाह को यकीन हो जाना चाहिए कि नगीना असली है, हमें बस इनाम लेकर निकल जाना है। दूसरा मेहमान अपने कमरे में कुछ कपड़े सी रहा था। बीरबल ने देखा कि उसका तथाकथित अदृश्य पर्दा असल में बहुत पतला कपड़ा था, जिसमें चमकीले धागे बुने थे। तीसरा मेहमान अपनी डिबिया में साधारण आटा भर रहा था। चौथा मेहमान अपने नक्शे में स्याही से नए नए रास्ते बना रहा था, ताकि सुबह वो दिखा सके कि ये नक्शा जादुई है। सुबह होते ही दरबार लगा। अकबर ने चारों मेहमानों को बुलाया। पहले मेहमान ने नगीना पेश किया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चलिए इसे धूप में रखते हैं। जैसे ही नगीना धूप में रखा गया, वो गायब हो गया। सब दंग रह गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, ये नगीना गायब नहीं हुआ है, बस इसका रंग कांच जैसा है और धूप में ये नजर नहीं आता। उन्होंने एक साधारण पानी का छींटा डाला और नगीना फिर से दिखाई देने लगा। दूसरे मेहमान का पर्दा बीरबल ने उठाकर अकबर को दिखाया। हुजूर, ये अदृश्य पर्दा नहीं, बस एक महीन कपड़ा है। इसे ओढ़ने से कोई गायब नहीं होता। बीरबल ने खुद ओढ़कर दिखाया और दरबार में सब हंस पड़े। तीसरे मेहमान की डिबिया बीरबल ने खोली और सूंघी। हुजूर, ये कोई जादुई पाउडर नहीं, बस आटा है। उन्होंने थोड़ी मात्रा मिर्जा साहब को सूंघाई और मिर्जा साहब जोर से छींकने लगे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। चौथे मेहमान का नक्शा बीरबल ने लिया और महल के बगीचे में गाड़े हुए एक छोटे सिक्के की तरफ उन्हें भेजा। नक्शे ने कोई रास्ता नहीं दिखाया। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये नक्शा तो मेहमान साहब खुद बदलते रहते हैं, ये कोई जादू नहीं। चारों मेहमान पकड़ लिए गए और सच उगल दिया। उन्होंने माना कि वे चारों ठग हैं और राज्य के कई इलाकों में इस तरह लोगों को मूर्ख बनाते रहे हैं। अकबर ने आदेश दिया कि उन्हें सजा दी जाए, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इन्हें सजा देने से बेहतर होगा कि इन्हें अपने राज्य की भलाई में लगाए। पहला मेहमान नगीने बनाने में माहिर है, दूसरा अच्छे कपड़े बुन सकता है, तीसरा औषधियों का ज्ञान रखता है और चौथा नक्शे बनाने में उस्ताद है। इन्हें सही राह दिखाकर राज्य का काम सौंप दे। अकबर को यह सुझाव पसंद आया। चारों ठग दरबार के काम में लग गए और बाद में राज्य के ईमानदार नागरिक बन गए। मोरल, सच्ची समझदारी सिर्फ चालाकी पकड़ने में नहीं, बल्कि उसे सही राह पर लगाकर समाज के काम आने लायक बनाने में है। बीरबल और 3 अंधों की परीक्षा। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। सुबह की धूप महल की खिड़कियों से सुनहरी किरणों की तरह अंदर आ रही थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी अपनी अपनी जगह, लेकिन आज दरबार का माहौल थोड़ा गंभीर था। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, बीरबल, हमारे राज्य में एक बड़ा अजीब मुकदमा आया है। गांव से 3 अंधे आदमी आए हैं। तीनों दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ बहुत अद्भुत देखा है और उस देखी हुई चीज के आधार पर फैसला चाहते हैं। लेकिन ये तीनों अंधे हैं, इन्हें देखना कैसे आया? और ये तीनों जो बता रहे हैं वो आपस में मेल नहीं खाता। तुम ही कोई रास्ता निकालो। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। तानसेन बोले, हुजूर, अगर अंधे हैं तो देख ही नहीं सकते, ये तो साफ झूठ बोल रहे होंगे। मुल्ला दुप्याजा बोले, इनकी पिटाई करवाइए, सब सच उगल देंगे। लेकिन अकबर मुस्कुराए, नहीं, बीरबल की बुद्धि की परीक्षा करने का यह सही मौका है। बीरबल, इन तीनों अंधों की सच्चाई पता लगाओ। 3 अंधों की एंट्री। दरबार में 3 अंधे लाए गए। पहले का नाम था लक्ष्मण, दूसरा फकीरा और तीसरा रऊफ। तीनों की आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास था। अकबर ने पूछा, तुम तीनों क्या दावा कर रहे हो? पहला अंधा बोला, जहांपनाह, मैंने हाथों से महसूस किया कि गांव में एक अजीब जीव आया है। वो बहुत बड़ा है, उसके पैर खंभों जैसे हैं, वो हाथी जैसा है। दूसरा अंधा बोला, हुजूर, ये गलत कह रहा है। मैंने उस जीव की पूंछ छुई है, वो रस्सी जैसी है।
ये कोई हाथी नहीं, कोई सांप जैसा जीव है। तीसरा अंधा हंसा, तुम दोनों बेवकूफ हो। मैंने उस जीव के कान छुए हैं, वो चटखारेदार पंखों जैसे बड़े हैं। ये न हाथी है न सांप, बल्कि कोई दानव है। दरबार हंसी से गूंज उठा। तीनों अंधे एक दूसरे से बहस करने लगे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपना, मुझे इन तीनों की परीक्षा के लिए 1 दिन का समय दीजिए। मैं कल इनकी सच्चाई आपके सामने रख दूंगा। अकबर मान गए। अगले दिन बीरबल ने दरबारियों को एक बड़े मैदान में बुलाया। मैदान के बीच में एक हाथी खड़ा था। तीनों अंधों को हाथी के पास ले जाया गया। बीरबल ने कहा, तुम तीनों को आज फिर मौका मिलेगा। ध्यान से महसूस करो और बताओ कि ये क्या है। पहले अंधे ने हाथी के पैर पकड़े और कहा, हाँ, ये तो खंभे जैसा है। दूसरे अंधे ने पूंछ पकड़ी। मैंने कहा था ना, ये रस्सी जैसा है। तीसरे अंधे ने कान छुए। देखो, ये पंख जैसा है। तीनों फिर आपस में झगड़ने लगे। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों सही हो, लेकिन अधूरे। तुमने हाथी के अलग अलग हिस्से छुए हैं, इसलिए सबका बयान अलग है। अगर तुम सब मिलकर समझते तो पूरा सच सामने आता। तभी बीरबल ने और मजेदार परीक्षा रखी। उन्होंने तीनों अंधों को एक रस्सी, एक घड़ा और एक ढोल छूने को दिया। पहला बोला, ये सांप है। दूसरा बोला, ये मटका है। तीसरा बोला, ये तो दुश्मन का हथियार है। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने कहा, जहांपना, इन तीनों को सजा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें सिखाने की जरूरत है कि अधूरी जानकारी पर पूरा सच नहीं समझा जा सकता। बीरबल ने आदेश दिया कि तीनों अंधों को पूरा हाथी महसूस कराया जाए, उसकी सूंड, दांत, पीठ और पूंछ, ताकि उन्हें असली समझ आए। जब तीनों ने पूरा हाथी छुआ तो वे बोले, अब हमें समझ आया, हम सब सही थे, लेकिन अकेले सही नहीं थे। सच तो सबको मिलकर समझने से आता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने न केवल इस मामले का हल निकाला, बल्कि हमें भी एक बड़ी सीख दी कि आधे सच पर झगड़ा करने से अच्छा है कि पूरा सच जानने की कोशिश की जाए। बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपना, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। मोरल, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अधूरी जानकारी पर निष्कर्ष निकालना सबसे बड़ी गलती है। हमें सबकी राय, सबका अनुभव जोड़कर ही सही निर्णय लेना चाहिए। बीरबल और चोरों की अदालत। जब चोर ही जज बन गए। दिल्ली के शाही महल में एक दिन सुबह सुबह अफरातफरी मच गई। शाही कोषागार से बहुमूल्य वस्तुएं गायब थी। महल की पहरेदारी मजबूत थी, फिर भी रात के अंधेरे में चोरों ने हमला कर सामान चुरा लिया। खजांची घबराया हुआ अकबर के पास पहुंचा। जहांपना, खजाना लुट गया। दरवाजे बंद थे, पहरेदार जाग रहे थे, फिर भी चोर अंदर आ गए। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। सेनापति ने कहा, यह दुश्मनों की चाल हो सकती है। राजकवि ने कहा, या फिर अंदर का कोई व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया। बीरबल भी उपस्थित थे। अकबर ने आदेश दिया, इस चोरी का पर्दाफाश करना होगा। चोरों को पकड़ो और उन्हें दरबार में लाकर सजा दो। कुछ ही समय में सिपाहियों ने आसपास के जंगल से चोरों का एक गिरोह पकड़ लिया। वे बेखौफ थे, चेहरे पर अजीब मुस्कान लिए। उन्हें बेड़ियों में बांधकर दरबार में लाया गया। अकबर ने क्रोध से कहा, इन अपराधियों को न्याय दिलाया जाएगा। पर दरबार में कैसे न्याय होगा? कौन इन्हें दंड देगा? दरबारियों ने सलाह दी, जहांपना, इन्हें तुरंत कारागार में डाल दीजिए और फांसी का आदेश दीजिए। पर अकबर ने सोचा, नहीं, इन चोरों का दिमाग भी तो देखना चाहिए। क्यों न इन्हीं से पूछे कि न्याय क्या है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम एक अनोखा खेल खेलेंगे। चोर ही बनेंगे न्यायाधीश। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर सब हंस पड़े, पर अकबर गंभीर थे। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा, तुम बताओ, क्या ये उचित है?
बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, ये खेल नहीं, एक बुद्धि की परीक्षा होगी। यदि हम चोरों से न्याय करवाएंगे तो उनकी असली सोच सामने आएगी और उसी से हम उन्हें पराजित कर सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है, आज की अदालत चोरों की होगी। दरबार का माहौल बदल गया। सोने चांदी के सिंहासन के सामने चोरों के लिए एक विशेष आसन बनाया गया। उनके सामने एक बड़ा तराजू रखा गया, न्याय का प्रतीक। दरबार के सारे दरबारी उत्सुकता से देखने लगे। अकबर ने घोषणा की, आज से चोर ही न्याय करेंगे। वे तय करेंगे कि कौन दोषी है और किसे क्या सजा मिले, पर न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। चोरों ने हंसते हुए झुककर कहा, जहांपनाह, हमें मौका दीजिए, हम दुनिया का सबसे चालाक न्याय करेंगे। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ को लगा ये मजाक है, कुछ को डर लगा कि कहीं वे सब उल्टा न कर दे। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन सोचा, अब असली खेल शुरू होगा। चोरों की अदालत की पहली सुनवाई एक गरीब भिखारी के मामले से शुरू हुई। आरोप था कि उसने पड़ोसी का भोजन चुरा लिया। अकबर ने चोरों से कहा, अब आप न्याय करें। दोषी कौन है और क्या सजा होगी? मुख्य चोर काला रतन ने अपनी मूंछें मरोड़ते हुए कहा, सुनिए, ये भिखारी भोजन इसलिए चुराता है क्योंकि उसे खाने को नहीं मिलता। हमने भी भूखे रहकर चोरी की है, इसलिए हम इसे दोषी नहीं मानते, उल्टा इसकी मदद करनी चाहिए। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ दरबारियों ने कहा, यह तो अजीब न्याय है। काला रतन ने आगे कहा, इसका भोजन छीनने वाले लोग दोषी हैं, इसलिए हम आदेश देते हैं पूरे नगर में निर्धनों को भोजन दिया जाए। अकबर की आंखें फैल गई। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने आंख दबाकर इशारा किया, देखिए, ये चोर भी न्याय का गूढ़ अर्थ जानते हैं। अब दूसरे मामले में एक व्यापारी पर आरोप था कि उसने अपने माल की गुणवत्ता छिपाई और ग्राहकों को धोखा दिया। चोरों ने इस पर भी विचार किया। दूसरा चोर सफेद खान बोला, व्यापारी ने लाभ के लिए झूठ बोला। चोरी का मूल कारण लालच है। यदि सभी को उचित लाभ मिले तो चोरी न हो, इसलिए इसे सजा देने की बजाय व्यापारी को सत्य बोलने की शिक्षा दी जाए। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो दार्शनिक न्याय है। अंत में दरबार में चुप्पी छा गई। अकबर ने कहा, अब बताइए, आप स्वयं दोषी हैं या नहीं? चोरों ने एक दूसरे को देखा। काला रतन आगे बढ़ा, जहांपनाह, हम चोर हैं, अपराधी हैं, पर क्या अपराध केवल चोरी से होता है? क्या भूख अपराध है? क्या लालच अपराध है? क्या समाज का अन्याय अपराध नहीं? यदि हम चोरी न करते तो शायद भूख से मर जाते, इसलिए हम दोषी हैं, पर समाज भी दोषी है। दरबारियों के चेहरों पर आश्चर्य था। अकबर गंभीर हो गए। तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, चोरों की अदालत ने सच कह दिया। अपराध केवल कृत्य में नहीं, परिस्थितियों में भी होता है। न्याय वही है जो केवल दंड न दे, बल्कि कारण समझे। बीरबल ने अकबर से धीरे से कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है असली न्याय करने का। हमें चोरों को दंड नहीं, दिशा देनी चाहिए। उन्हें श्रम में लगाइए, उन्हें नगर की सुरक्षा में भागीदार बनाइए, तभी वे सुधरेंगे और समाज को लाभ देंगे। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से ये चोर हमारे विशेष सुरक्षा बल का हिस्सा होंगे। इनके अनुभव से नगर की चोरी रुकेगी, इन्हें रोजगार दिया जाएगा और उन्हें समाज का सम्मान मिलेगा। दरबार में तालियां गूंज उठीं। चोरों की आंखों में आश्चर्य था। काला रतन ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपने हमें अपराध से सेवा तक पहुंचाया। अब हम अपने अनुभव से नगर की रक्षा करेंगे। धीरे धीरे नगर बदल गया। जहां पहले चोरी होती थी, वहां अब सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत हुई। चोरों ने लोगों को सिखाया कि घर कैसे सुरक्षित रखें, लालच से कैसे बचें और जरूरतमंदों की मदद करें। गरीबों को भोजन मिलने लगा, व्यापारी सच बोलने लगे, अपराध घटने लगा।
लोग चोरों को सम्मान देने लगे। अकबर ने दरबार में कहा, आज हमने जाना कि न्याय केवल दंड नहीं, करुणा और समझ से भी आता है। अपराध का इलाज केवल जेल नहीं, बल्कि सही मार्ग दिखाना है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही जीवन का असली न्याय है, अपराधी को मनुष्य बनाना। सीख, मोरल 1, सच्चा न्याय दंड नहीं, सुधार है। अपराध की जड़ को समझे बिना समाधान संभव नहीं। 2, समाज की जिम्मेदारी है कि वो भूख, अन्याय और लालच को दूर करे। 3, हर व्यक्ति में अच्छाई का बीज होता है, अवसर मिले तो वो सेवा में बदल सकता है। 4, करुणा और बुद्धि साथ मिले तो समाज बदल सकता है। 5, न्याय वही जो मानवता को आधार बनाकर दिया जाए। दरबार में आया सबसे बड़ा जादूगर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा। फतेहपुर सीकरी के राजमहल में उस दिन कुछ खास था। सुबह से ही ढोलन गाड़े बज रहे थे और सैनिकों में हलचल थी। कारण था दूर देश से आया एक जादूगर जो दावा करता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। उसने अकबर के दरबार में चुनौती दी, जहांपनाह, अगर मैं आपके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को हरा दूं तो आप मुझे सोने की 100 थैलियां देंगे, और अगर मैं हार गया तो मैं अपना पूरा खजाना आपके हवाले कर दूंगा। अकबर बादशाह को हमेशा नई चुनौतियां पसंद थी। उन्होंने तुरंत दरबार सजाने का आदेश दिया। तानसेन, मियां मिर्जा, अबुल फजल सब दरबार में आ बैठे। दरबार के बीच में जादूगर ने एक बड़ा सा कपड़ा फैलाया। उसने उस पर कुछ मंत्र पढ़े और देखते ही देखते कपड़ा उड़ने लगा। सब दरबारी आश्चर्य से ताली बजाने लगे। वाह, सचमुच कमाल है, अबुल फजल ने कहा। बीरबल शांत बैठे थे। उन्होंने कहा, यह केवल हवा के दबाव और जादूगर के हाथ की सफाई है, इसमें रहस्य है, चमत्कार नहीं। जादूगर मुस्कुराया, ठीक है बीरबल, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जादूगर ने दरबार में एक थाली मंगवाई, उसमें रोटियां और मिठाइयां रखी और चुटकी बजाई। देखते ही देखते थाली खाली हो गई। सभी दरबारी हक्के बक्के रह गए। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तो मान लो कि यह आदमी अद्भुत है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जादूगर ने बस थाली को मेज के नीचे से किसी को पकड़ा दी। यह हाथ की सफाई है। बीरबल ने झुककर मेज के नीचे देखा और सचमुच वहां एक छोटा छेद मिला। सब दरबारी हंस पड़े। जादूगर का चेहरा लाल हो गया। अब जादूगर ने कहा, ठीक है बीरबल, अब मैं तुम्हें ऐसी पहेली दूंगा जिसे तुम नहीं सुलझा पाओगे। उसने दरबार के बीच में 3 मिट्टी के घड़े रखे। इनमें से एक घड़े में सोना है और 2 में मिट्टी। लेकिन मैं तुम्हें केवल एक बार किसी एक घड़े को छूने का मौका दूंगा। अगर तुम सही अनुमान लगा लो तो मैं हार मान लूंगा। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने तीनों घड़ों पर बारी बारी से हल्की चोट मारी। 2 घड़ों से भारी आवाज आई और तीसरे से हल्की। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सोना इसी तीसरे घड़े में है। जादूगर ने घड़ा खोलकर दिखाया। सचमुच सोना उसी में था। जादूगर हैरान रह गया। तुमने ये कैसे जाना? बीरबल ने समझाया, सोने का घड़ा मिट्टी से हल्का था, इसलिए आवाज अलग थी। बुद्धि का काम है चीजों को ध्यान से सुनना और देखना। जादूगर ने झुककर कहा, बीरबल, मैं मान गया, तुम सचमुच दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। मैं अपनी पूरी दौलत बादशाह को सौंपता हूं। अकबर मुस्कुराए और बीरबल को इनाम दिया। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली ताकत दिमाग की होती है, न कि दिखावे की। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें यह सीख मिली कि चमत्कार पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई समझनी चाहिए। असली जादू हमारी बुद्धि और विवेक में छिपा होता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। जादूगर भी हंस पड़ा और बोला, आज मैंने भी सीख ली कि असली जीत वही है जो अहंकार को छोड़कर सीखने से मिलती है। उस दिन के बाद वो जादूगर दरबार का मित्र बन गया और बीरबल का प्रशंसक बन गया। मोरल बटा सीख,
अंधविश्वास के बजाय समझ और तर्क से काम लेना चाहिए। असली ताकत बुद्धि और धैर्य की होती है। हर चुनौती का हल शांत दिमाग और ध्यान से सोचने में है। अकबर का फरमान, सबको एक दिन के लिए राजा बनना होगा। फतेहपुर सीकरी के दरबार में उस सुबह खूब चहल पहल थी। सूरज की पहली किरणें महल की लाल दीवारों पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी। अकबर बादशाह अपनी शाही गद्दी पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर कुछ नया सोचने वाली चमक थी। बीरबल चुपचाप पास खड़े थे, जैसे हमेशा बादशाह के मन को पढ़ रहे हों। अचानक अकबर ने हाथ उठाकर दरबार को शांत किया। दरबारियों, आज से एक अनोखा प्रयोग शुरू होगा। मैं चाहता हूं कि हर कोई समझे कि राजा होना कितना आसान और कितना मुश्किल है। इसलिए मैं फरमान सुनाता हूं, आने वाले 7 दिनों तक हर दिन एक नया दरबारी एक दिन के लिए राजा बनेगा। वो जो चाहे फरमान जारी कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। मैं और बीरबल केवल देखेंगे। पूरा दरबार दंग रह गया। मिर्जा मुट्ठी हिलाकर बोले, हुजूर, अगर सबको राजा बना दिया तो कोई कानून व्यवस्था का ध्यान नहीं रखेगा। अकबर हंस पड़े, यही तो देखना है। जो सचमुच समझदारी से राज करेगा उसे खास इनाम मिलेगा। पहले दिन तानसेन को राजा बनाया गया। तानसेन संगीत के शौकीन थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहला फरमान जारी किया। आज पूरे दिन दरबार में गाना बजाना होगा। कोई युद्ध, कोई सजा, कोई मुकदमा नहीं सुना जाएगा। पूरा दरबार तबला सरंगी के स्वर में डूब गया। सैनिक भी पहरे पर बैठकर गुनगुनाने लगे। पर शाम तक प्रजा परेशान हो गई। किसान अपनी समस्या लेकर आए, मगर तानसेन बोले, पहले राग दरबारी सुनो। कई लोग भूखे प्यासे लौट गए। बीरबल मुस्कुराए, जहां केवल संगीत हो वहां न्याय कैसे होगा? अकबर ने चुपचाप नोट कर लिया। दूसरे दिन मियां मिर्जा राजा बने। वे खाने पीने के शौकीन थे। उनका पहला फरमान, महल की रसोई से हर घंटे मिठाई और पकवान आएंगे। दरबार में केवल खाने की बातें होंगी। दिन भर लड्डू, जलेबी, बिरयानी की खुशबू छाई रही। लोग पेट भरकर खाते रहे। पर शाम तक पूरा दरबार आलसी हो गया। किसी ने कोई काम नहीं किया। एक गरीब किसान अपनी जमीन के विवाद को लेकर आया तो मियां मिर्जा ने कहा, पहले गुलाब जामुन खाओ, फिर देखेंगे। मामला अगले दिन पर टाल दिया गया। बीरबल ने अकबर से धीरे से कहा, हुजूर, केवल पेट से राज नहीं चलता। अकबर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तीसरे दिन सेनापति मान सिंह राजा बने। उनका पहला फरमान था, आज पूरे राज्य की सेना का अभ्यास होगा। हर नागरिक को भी युद्ध कला सिखाई जाएगी। पूरा दिन सैनिकों की ड्रिल, तलवारबाजी, घुड़सवारी चलती रही। लोग थककर चूर हो गए। व्यापार ठप पड़ गया। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। प्रजा डर गई कि कहीं युद्ध की तैयारी तो नहीं हो रही। बीरबल बोले, मान सिंह जी, जहां लोग डर जाए वहां सुख शांति कैसे रहेगी? मान सिंह ने सिर झुका लिया। रामू पंडित पढ़ाकू थे। उनका पहला आदेश था, आज कोई काम नहीं करेगा, सबको ज्ञान की बातें सुननी होंगी। रामू पंडित ने पूरे दिन वेद, पुराण और शास्त्र सुनाए। पहले तो सबको अच्छा लगा, पर दोपहर तक लोग जम्हाई लेने लगे। किसान बोले, महाराज, हमारा बैल बीमार है। रामू पंडित बोले, पहले कर्म और धर्म का अंतर समझो, फिर बैल का इलाज करेंगे। प्रजा परेशान हो गई। अब बारी आई दरबारी मस्खरे मक्कन की। मक्कन का आदेश था, आज से केवल हंसी होगी, जो रोएगा उसे दंड मिलेगा। मक्कन ने अजीब अजीब हरकतें कर सबको हंसाया, यहां तक कि अपराधियों को भी जेल से निकालकर नचवाया। पूरा राज्य हंसी से गूंज उठा। पर शाम तक लोगों को समझ आया कि हंसी भी पेट नहीं भरती, न किसी समस्या का हल करती है। छठे दिन बीरबल ने सुझाव दिया, हुजूर, क्यों न आज किसी आम आदमी को राजा बनाया जाए? अकबर ने सहमति दी। एक गरीब किसान गंगू को बुलाकर गद्दी पर बैठाया गया। गंगू ने पहले तो डरते डरते गद्दी संभाली। फिर उसने आदेश दिया,
सबसे पहले मेरे गांव के तालाब में पानी भरवाओ ताकि किसान खुशहाल रहें। जिनके झगड़े रुके हुए हैं उन्हें तुरंत निपटाओ। भूखों को अन्न दो। पूरा दिन गंगू ने जनता के काम किए। लोगों के चेहरे खिल गए। सबने कहा, वाह, ऐसा राजा होना चाहिए जो हमारी सुन सके। अकबर गहराई से मुस्कुराए। अंत में 7वें दिन बीरबल की बारी आई। बीरबल ने दरबार संभालते ही कहा, राजा होना केवल सुख लेने का नाम नहीं, ये बड़ी जिम्मेदारी है। आज से हर फरमान जनता की भलाई के लिए होगा। उन्होंने पुराने झगड़े निपटाए, प्रजा की समस्याएं सुनी, दरबार में न्याय किया। साथ ही मनोरंजन के लिए शाम को नाटक भी करवाया ताकि लोग खुश रहें। अकबर ने सब देखा और आखिर में कहा, अब सबको समझ आ गया होगा कि राजा होना कितना कठिन है। केवल गाने, खाने, हंसी या युद्ध से राज्य नहीं चलता। अच्छे राजा को न्याय, करुणा, अनुशासन और खुशी सबका ध्यान रखना पड़ता है। सब दरबारी सिर झुकाकर बोले, हुजूर, हमें अब असली राजधर्म समझ आया। गंगू किसान को खास इनाम मिला और बीरबल की बुद्धिमानी की सबने प्रशंसा की। कहानी का संदेश, मोरल, सच्चा नेता वही है जो सबकी सुन सके, न्याय करे और लोगों के सुख दुख का ध्यान रखे। राजा होना केवल ऐश करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाना है। बीरबल और लालच में फंसी 4 महिलाएं। आगरा के किले में उस दिन मौसम बेहद सुहाना था। बादशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे। तभी महल के बाहर हंगामा सुनाई दिया। 4 महिलाएं जोर जोर से चिल्लाती हुई दरबार में पहुंची। चारों महिलाओं के कपड़े अलग अलग रंग के थे। एक लाल साड़ी में, एक नीली साड़ी में, एक पीली साड़ी में और एक हरे रंग के घाघरे में। चारों एक दूसरे को दोष दे रही थी। ये मेरी चीज चुराई है, नहीं, ये झूठ बोल रही है। जहांपनाह, हमें इंसाफ चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बोलो, क्या मामला है? लाल साड़ी वाली औरत बोली, जहांपनाह, हमें जंगल में एक सोने की मटकी मिली थी। हमने तय किया कि इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे, लेकिन बाकी 3 लालच में आ गई और कहने लगी कि मटकी मेरी है। नीली साड़ी वाली बोली, झूठ, मटकी मैंने सबसे पहले देखी थी। पीली साड़ी वाली बोली, मैंने उसे जमीन से निकाला था। हरे घाघरे वाली बोली, और मैं तो उसके पास सबसे पहले पहुंची थी। अकबर उलझन में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम ही इनका फैसला करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, फैसला करने से पहले मुझे इन चारों की परीक्षा लेनी होगी, तभी असली सच्चाई सामने आएगी। बीरबल ने चारों महिलाओं को अलग अलग बुलाया। सबसे पहले लाल साड़ी वाली आई। बीरबल ने कहा, तुम्हें मटकी चाहिए? वो बोली, हाँ, लेकिन अगर मुझे पूरी मटकी न मिले तो कम से कम आधी तो दो। बीरबल मुस्कुराए। फिर नीली साड़ी वाली आई। उसने कहा, मैं तो पूरी मटकी ही लूंगी। अगर मुझे पूरी न मिली तो मैं इसे तोड़ दूंगी। पीली साड़ी वाली आई। उसने कहा, मैं सोना बेचकर गहने बनाऊंगी। अगर तुमने मुझे न दिया तो मैं दरबार में झूठा मुकदमा करूंगी। आखिर में हरे घाघरे वाली आई। उसने कहा, मुझे सोने से ज्यादा खुशी चाहिए। अगर बाकी 3 इसे ले भी जाए तो मुझे बस इतना चाहिए कि इसका थोड़ा सा हिस्सा गांव के मंदिर में चढ़ा दिया जाए। बीरबल को अब सब समझ में आ गया। अगले दिन बीरबल चारों को दरबार में लाए। उन्होंने मटकी को बीच में रखा और कहा, आज हम देखेंगे कि इस सोने का मालिक कौन है। फिर उन्होंने 4 पत्तल, थालियां मंगवाई और मटकी का सोना चारों में बराबर बांट दिया। नीली साड़ी वाली खुशी से कूद पड़ी। वाह, अब ये मेरा हो गया। लेकिन बीरबल ने कहा, रुकिए, खेल अभी बाकी है। जो भी अपने हिस्से का सबसे अच्छा उपयोग करेगा वही असली मालिक कहलाएगा। अकबर मुस्कुराने लगे। ये परीक्षा पूरे दरबार के लिए दिलचस्प हो गई। अगले दिन चारों ने अपने अपने हिस्से का हाल बताया।
लाल साड़ी वाली बोली, मैंने सोने से गहने बनवाए और खुद पहन लिए। देखिए कितनी सुंदर लग रही हूं। दरबार में हल्की हंसी गूंज गई। नीली साड़ी वाली बोली, मैंने सोने से कंगन बनवाए और बाकी सोना तिजोरी में छिपा दिया। पीली साड़ी वाली बोली, मैंने सारा सोना बेच दिया और उससे अपने घर में नया झूला और पक्का चबूतरा बनवा लिया। हरे घाघरे वाली बोली, मैंने अपने हिस्से का आधा सोना मंदिर में चढ़ा दिया और आधे से गांव की अनाथ लड़कियों की शादी करवा दी। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, असली मालिक तो यही है, क्योंकि इसने सोने का सही उपयोग किया। बाकी तीनों लालच में फंस गई और केवल अपने लिए खर्च किया। अकबर ने हरे घाघरे वाली को खड़ा करके कहा, तुम्हें पूरी मटकी दी जाती है, तुम ही इसका सही उपयोग कर सकती हो। बाकी तीनों महिलाएं शर्म से सिर झुकाकर खड़ी रही। बीरबल ने कहा, जहांपना, यही इस कहानी की शिक्षा है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। असली अमीरी वही है जो दूसरों के भले में लगाई जाए। अकबर ने हरे घाघरे वाली को इनाम दिया और बाकी तीनों को समझाया कि आगे से लालच में आकर एक दूसरे का नुकसान न करें। उस दिन पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी से आज चारों महिलाओं को सही राह मिल गई। अगर तुम न होते तो ये मामला लड़ाई झगड़े में बदल जाता। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, न्याय वही जो लोगों का मन भी साफ कर दे। मोरल, सीख, लालच से हमेशा अनर्थ होता है। जो धन को समाज के भले में लगाता है वही सच्चा मालिक कहलाता है। अकबर, बीरबल और बोलने वाला तोता। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला आया। एक व्यापारी पिंजरे में एक तोता लेकर आया। वो बोला, जहांपना, ये साधारण तोता नहीं है, ये इंसानों की तरह बात करता है, लेकिन इसके बोलने से मेरे परिवार में झगड़े शुरू हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप ही इसका फैसला करें। अकबर चौंक गए। तोता बोलता है, जरा सुनाओ। व्यापारी ने पिंजरे के पास जाकर कहा, बोलो मीतू, क्या कहोगे? तोते ने साफ आवाज में कहा, मेरा मालिक झूठा है, ये दूसरों का माल हड़पता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने गुस्से से पूछा, ये तोता सच बोल रहा है या मजाक? टोडरमल बोले, जहांपना, ये तोता मनहूस है, इसे जला दीजिए। मिर्जा मंजूर बोले, हुजूर, इसे सोने के पिंजरे में बंद कर दीजिए। जब तक बोलेगा नहीं तब तक किसी को सुनाई ही नहीं देगा। अकबर ने सिर हिलाया, तुम लोगों के पास कोई अक्लमंदी नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, तोते को न जलाना चाहिए, न सोने के पिंजरे में कैद करना चाहिए। सच और झूठ का पता लगाने का बस एक ही तरीका है, परख। अकबर बोले, ठीक है, परखो। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम 3 दिन तक इस तोते को हमारे पास छोड़ दो, हम देखेंगे कि ये क्या बोलता है। 3 दिन तक तोता बीरबल के घर रहा। पहले दिन उसने कहा, बीरबल, अकबर बहुत घमंडी है। बीरबल हंसकर बोला, अच्छा, और तुम कितने सयाने हो? दूसरे दिन तोता बोला, बीरबल, तुम्हारा सेवक चोरी करता है। बीरबल ने ध्यान दिया और सचमुच पकड़ा कि सेवक रात को चोरी छिपे खाने का सामान ले जा रहा था। तीसरे दिन तोता बोला, बीरबल, तुम्हारा पड़ोसी षड्यंत्र रच रहा है। बीरबल ने छानबीन की और पाया कि पड़ोसी सचमुच चाल चल रहा था। 3 दिन बाद बीरबल तोते को लेकर दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, तोता सच बोलता है या झूठ? बीरबल ने कहा, जहांपना, ये तोता किसी साधारण पंडित से भी ज्यादा समझदार है। ये सच देखता है और बोल देता है, लेकिन समस्या ये है कि लोग सच सुनना नहीं चाहते। व्यापारी का परिवार भी इससे इसलिए परेशान हुआ क्योंकि ये उनकी बुराई खुलकर बता देता है। तोते ने बीच में बोल दिया, सच कड़वा होता है, मगर यही असली दवा है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने सोचा, अगर ये तोता सचमुच सबका सच बता देगा
तो दरबार में फूट पड़ जाएगी। हर कोई झगड़े पर उतर आएगा। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, चिंता की बात नहीं। अगर लोग सच्चाई को सहन करना सीख जाए तो किसी तोते की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। असली सुधार अपने दिल और दिमाग से होता है, पिंजरे में बैठे तोते से नहीं। शिक्षा और इनाम। अकबर ने व्यापारी से कहा, तुम्हें अपना परिवार संभालना है तो तोते की जुबान बंद मत करो, बल्कि खुद के झूठ और गलतियां बंद करो। व्यापारी लज्जित हो गया। अकबर ने तोते को महल में रखने का आदेश दिया और बीरबल को सोने की थैली इनाम में दी। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपना, तोता तो अब आपका सलाहकार बन गया, लेकिन याद रहे ये केवल सच ही बोलेगा। अगर कभी ये आपकी भी पोल खोले तो गुस्सा मत कीजिएगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। शिक्षा। सच्चाई कड़वी जरूर होती है, मगर वही इंसान को सुधारती है। सच बोलने वाले से डरने के बजाय अपनी गलतियों को सुधारना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अकबर, बीरबल और उड़ता हुआ मुकदमा। एक सुबह अकबर के दरबार में अचानक कोलाहल मच गया। एक सिपाही हाफता हुआ आया और बोला, जहांपना, एक अजीब घटना हो गई है। राजकोष से सोने की थैली अपने आप उड़कर गायब हो गई। अकबर चौंक उठे। क्या? सोने की थैली उड़ गई? ये कैसी बकवास है? सिपाही बोला, हुजूर, गवाहों ने देखा है। थैली हवा में उठी और अचानक गायब हो गई। पूरा दरबार हैरान। कुछ दरबारी तो हंसी दबा रहे थे कि कहीं ये कोई जादू टोना तो नहीं। अकबर ने टोडरमल से राय मांगी। टोडरमल बोले, जहांपना, जरूर कोई जिन्न आया होगा। मिर्जा मंजूर ने कहा, नहीं हुजूर, ये तो परियों का काम है। कोई कहता ये भूत का चक्कर है, कोई कहता ये किसी तांत्रिक का जादू है। अकबर गुस्से से दहाड़े, बस करो, ये दरबार है या मेले का तमाशा? यहां भूत प्रेत की बातें होंगी या सच्चाई निकलेगी? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम ही बताओ, सोने की थैली कैसे उड़ सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, थैली अपने आप उड़ नहीं सकती। जरूर किसी चालाक इंसान ने ऐसा खेल रचा है कि सबको धोखा लगे। अकबर बोले, तो फिर पता करो कौन है वह। बीरबल मौके पर गए। उन्होंने गौर किया, जिस जगह थैली रखी थी वहां जमीन पर हल्के धागे का निशान था। पास में खिड़की खुली थी जिससे तेज हवा आती थी और पास ही खड़े दरबारी के कपड़े पर सुनहरी धूल जमी थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, ये जिन्न या भूत का नहीं, बल्कि इंसानी चाल का मामला है। किसी ने धागे के सहारे थैली उड़ाई और खिड़की से बाहर निकाल दी। अकबर ने पूछा, तो चोर कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपना, चोर यही दरबार में है, मुझे बस थोड़ी चाल चलने दीजिए। अकबर ने इशारा किया। बीरबल ने सब दरबारियों को पंक्ति में खड़ा कर दिया और कहा, मैं अभी एक तोता लाता हूं जो सच बोलता है। वो तोता बताएगा कि चोर कौन है। सब दरबारी हक्का बक्का। बीरबल ने पर्दे के पीछे से एक पिंजरा लाने का नाटक किया। पिंजरे में असली तोता नहीं, बल्कि एक साधारण कबूतर था। लेकिन उन्होंने सबको कहा, यह जादुई तोता है, जो भी चोर होगा ये उसके सिर पर बैठ जाएगा। दरबारी एक एक करके खड़े हुए। तोता किसी पर नहीं बैठा, लेकिन अचानक एक दरबारी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया, जैसे तोता बैठने आ रहा हो। बीरबल ने तुरंत इशारा किया, जहांपना, यही है असली चोर। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुमने कैसे पकड़ा? बीरबल हंसे, हुजूर, मैंने कभी नहीं कहा कि तोता सचमुच बैठेगा। मैंने बस ये कहा कि वो चोर पर बैठेगा। असली चोर डरकर अपने सिर पर हाथ रख बैठा ताकि तोता न बैठे। उसके डर ने ही उसकी चोरी का भेद खोल दिया। सिपाहियों ने दरबारी की तलाशी ली। उसकी कमर से वही सोने की थैली निकली। वो रोते हुए बोला, हुजूर, मैंने सोचा कोई ध्यान नहीं देगा। मैंने धागे से थैली बांध दी और धीरे धीरे खींचकर खिड़की से बाहर निकाल ली।
सबको लगा कि थैली उड़ रही है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने तो जिन्न भूत के किस्से को भी हंसी में बदल दिया। तुमने साबित कर दिया कि दिमाग सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने बीरबल को सोने की 10 थैलियां इनाम में दी और चोर को जेल भेज दिया। शिक्षा। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, जब भी कोई घटना असंभव लगे तो हमें अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। हर चीज का तार्किक हल होता है। डर और झूठ इंसान को धोखा देते हैं, मगर समझदारी सच्चाई उजागर कर देती है। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर का आदेश, महल को बिना ईंट पत्थर के बनाओ। दिल्ली के शाही महल में एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार बुलाया। दरबार सजा था, चमकते झूमर, रंग बिरंगे पर्दे, सोने की जराई वाले स्तंभ। पर अकबर की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। वे हंसते हुए बोले, दरबारियों, आज मैं तुम सबके लिए एक चुनौती लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा महल बनाओ जो ईंट पत्थर से न बना हो। न लकड़ी, न लोहे, न पत्थर, न मिट्टी। फिर भी वो महल ऐसा हो कि उसमें रहना, उसे देखना और उसका आनंद लेना संभव हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई समझ नहीं पाया कि ये खेल है या परीक्षा। वजीर ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, बिना ईंट पत्थर के महल, ये तो असंभव है। सेनापति ने कहा, ये तो केवल कल्पना में हो सकता है। राजकवि मुस्कुराए, शायद ये कविता का महल होगा। अकबर हंसे, इसी असंभव को संभव बनाना ही तो असली बुद्धिमानी है। मैं देखना चाहता हूं कि कौन ऐसा महल बनाएगा जो बिना ईंट पत्थर के भी शानदार हो, जो कल्पना से बने पर असली आनंद दे। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें समय दिया जाता है, देखो तुम क्या उपाय करते हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, ये चुनौती कठिन है पर मैं स्वीकार करता हूं। कल दरबार में आपका महल प्रस्तुत होगा। दरबार समाप्त होते ही सब मंत्री इकट्ठा हो गए। कोई कहता ये असंभव है, कोई कहता ये तो राजा का खेल है, पर बीरबल मुस्कुराते रहे। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, यह महल पत्थर से नहीं, बुद्धि से बनेगा। हमें ऐसा महल बनाना है जो इंद्रियों से महसूस हो, पर उसमें कोई ईंट पत्थर न हो। यह खेल नहीं, कला और ज्ञान की परीक्षा है। रात को बीरबल महल की छत पर बैठे विचार करते रहे। तभी उन्हें एक विचार आया। महल वो नहीं जो दीवारों से बनता है, महल वो है जो मन को आनंद दे। तो क्यों ना हम एक सब महल बनाएं? ऐसा महल जो कल्पना में सजीव हो, संगीत से भरा हो, प्रकाश से जगमगाता हो। उन्होंने अपने विश्वस्त चित्रकारों, संगीतज्ञों, नर्तकों और कवियों को बुलाया और योजना बनाई। महल की जगह एक विशाल बगीचा सजाया जाएगा। वहां फूलों की दीवारें, रंगीन पर्दे, जलधाराएं, सुगंध और संगीत से महल का भ्रम पैदा किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम ऐसा महल बनाएंगे जहां प्रवेश करते ही मन मोहित हो जाए। न दीवार होगी, न छत पर सब कुछ होगा। यही हमारा बिना ईंट पत्थर का महल होगा। अगली सुबह बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, महल का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, आपको कुछ समय दीजिए। बगीचे के बीच विशाल मंडप बनाया गया। बांस, कपड़े और फूलों से सजावट हुई, पर दीवारों की जगह फूलों की कतारें खड़ी की गई। लकड़ी की जगह पतले डंडों से कपड़े का घेरा बनाया गया। फिर सुगंधित जल की धाराएं बहाई गई। हर दिशा में रंगीन कांच के झरोखे लगाए गए जो सूर्य की किरणों से चमकते थे। रात में दीपों की लड़ियां जगमगाती और वातावरण स्वप्न जैसा हो जाता। दरवाजे के स्थान पर बेलों की आड़ बनाई गई। प्रवेश करते ही घास की नरम चादर बिछी थी। संगीतज्ञ वीणा, बांसुरी और तबले से मधुर धुनें बजाते। नर्तकियों ने स्वागत नृत्य की योजना बनाई। सबसे बड़ी बात, महल का हर हिस्सा अलग अलग इंद्रियों को आनंद देता था। किसी जगह सुगंध थी,
कहीं रंगों की रोशनी, कहीं संगीत, कहीं छाया का खेल। ऐसा लगता मानो दीवारें हैं, पर पास जाकर हाथ बढ़ाऊं तो वे हवा है। निर्धारित दिन दरबार सज गया। अकबर और सभी दरबारी उत्सुक होकर बीरबल के महल की ओर बढ़े। प्रवेश द्वार पर फूलों की लताओं से बना सुंदर तोरण था। भीतर आते ही सब स्तब्ध रह गए। वजीर ने फुसफुसाकर कहा, यह तो असली महल जैसा लग रहा है। सेनापति ने हाथ बढ़ाकर दीवार छूनी चाहिए, पर वहां हवा थी। वे चौंक गए। राजकवि ने कहा, यह तो कविता की भूमि है। महल में चारों ओर रंग बिरंगे पर्दे लहरा रहे थे। कहीं जल की फुहारें, कहीं सुगंधित धुंध, बीच में संगीत गूंज रहा था। दीवारों की जगह फूलों की कतारें और उनके बीच से आती रोशनी। छत की जगह बेलों का जाल और ऊपर खुला आकाश। अकबर ने आश्चर्य से कहा, बीरबल, ये महल है या जादू? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, महल का सौंदर्य उसके पत्थर में नहीं, उसकी अनुभूति में है। ये महल मन, इंद्रियों और कल्पना से बना है। इसमें कोई ईंट पत्थर नहीं, पर आनंद से भरपूर है। अकबर ने घूम घूम कर सब देखा। हर दिशा में नई अनुभूति। कहीं शांत जलधारा, कहीं सुगंधित बगीचा, कहीं संगीत का स्वर, कहीं रंगीन परछाइयां। अकबर ने दरबारियों से पूछा, बताइए, क्या ये महल है? सबने एक स्वर में कहा, हाँ जहांपनाह, ये महल ही है। अकबर जोर से हंसे, वाह बीरबल, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। बादशाह और दरबारियों को महल में घूमने दिया गया। कोई घास पर चल रहा था, कोई जलधारा के पास बैठकर ध्यान कर रहा था, कोई संगीत सुनकर मग्न हो गया। राजकवि ने कहा, यह महल तो कविता की तरह है, हर जगह अर्थ छिपा है। वजीर ने कहा, यह तो मन को शांत कर देता है, सच में पत्थर की जरूरत नहीं। सेनापति ने मजाक में कहा, युद्ध में ऐसे महल की सुरक्षा तो आसान होगी। हवा ही हवा है। सब हंस पड़े। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने हमें यह समझाया कि महल केवल दीवारों से नहीं बनते, अनुभव से बनते हैं। ऐसा महल कोई भी बना सकता है, यदि मन खुला हो। दरबार में चर्चा छिड़ गई। कुछ ने कहा, यह तो सबसे सुंदर महल है, यह कल्पना की ताकत का प्रमाण है। हमारे जीवन में भी कितनी बार हम दीवारें बनाकर खुद को सीमित कर लेते हैं। कुछ दरबारियों ने कहा, क्यों न इसे नगर में भी बनाया जाए? अकबर ने घोषणा की, राज्य के बगीचों में ऐसे आनंद स्थल बनाए जाए, जहां लोग बिना ईंट पत्थर के प्रकृति के बीच रह सके। बीरबल की योजना से हम इसे पूरे राज्य में लागू करेंगे। महल के उद्घाटन के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ, इस महल का असली अर्थ क्या है? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, पत्थर का महल शरीर को आश्रय देता है, पर मन का महल आत्मा को। ईंट पत्थर से बना महल केवल बाहर की सुरक्षा देता है, जबकि बिना ईंट पत्थर का महल मन, इंद्रियों और कल्पना को पोषण देता है। यही असली महल है, जो आनंद, शांति और प्रेम से बनता है। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, आज का महल इतिहास में रहेगा। सीख, मोरल, एक, महल केवल ईंट पत्थर से नहीं बनता। असली महल मन, कल्पना और अनुभव से बनता है। दो, आनंद बाहरी वस्तुओं से नहीं, आंतरिक संतोष से आता है। तीन, कल्पना और बुद्धि असंभव को संभव बना सकते हैं। चार, प्रकृति और संवेदनाएं जीवन को सुंदर बनाती है। पांच, समाधान हमेशा साधनों में नहीं, दृष्टिकोण में छिपा होता है। बीरबल और शेर, गाय और घास की पहेली। फतेहपुर सीकरी का दरबार सजा हुआ था। आज बादशाह अकबर के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। दरबारियों को समझ नहीं आ रहा था कि आज बादशाह किस मूड में है। बीरबल हमेशा की तरह अपनी जगह पर शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा लूंगा। हमारे राज्य में एक किसान आया है, जिसके पास एक शेर, एक गाय और घास का बड़ा गट्ठर है। उसे नदी के उस पार जाना है।
नाव इतनी छोटी है कि एक बार में सिर्फ किसान और एक चीज ही जा सकते हैं, या तो शेर या गाय या घास। लेकिन शर्त यह है कि अगर शेर और गाय अकेले रह गए तो शेर गाय को खा जाएगा, और अगर गाय और घास अकेले रह गए तो गाय घास खा जाएगी। किसान उलझन में है। उसका सवाल है, सबको सही सलामत उस पार कैसे ले जाए? दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। तानसेन बोले, जहांपना, ये तो बड़ा कठिन मामला है। अगर पहले शेर को ले जाएंगे तो पीछे गाय घास खा जाएगी, अगर पहले घास ले जाएंगे तो शेर गाय को खा जाएगा। मुल्ला दोप्याजा हंसकर बोले, महाराज, आसान है, शेर को बांध दो और गाय को ले जाओ। बीरबल हंस पड़े, मुल्ला जी, ये आसान नहीं है, शेर को बांधना किसान के बस की बात नहीं है। अकबर ने चुनौती दी, बीरबल, अगर तुमने इस पहेली का हल नहीं निकाला तो आज तुम्हें दरबार में जुर्माना देना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आप जानते हैं कि बीरबल का दिमाग हमेशा हल ढूंढ लेता है, लेकिन एक शर्त है, मैं ये पहेली समझाने के लिए खुद जाकर नदी किनारे किसानों के सामने उदाहरण पेश करूंगा ताकि सबको समझ आए। अकबर को ये और भी मजेदार लगा। उन्होंने आदेश दिया कि पूरा दरबार नदी किनारे पहुंचे। नदी किनारे का तमाशा, नदी किनारे भीड़ जमा हो गई। किसान भी आ गया। शेर लकड़ी के खूंटे से बंधा था, गाय घास को देख रही थी और घास हवा में लहरा रही थी। बीरबल ने पहले सबको हंसाते हुए कहा, देखो भाइयों, सबसे पहले किसान गाय को लेकर नदी पार करेगा। सब हैरान हुए, गाय? शेर क्यों नहीं? बीरबल बोले, क्योंकि गाय सबसे कमजोर है, पहले उसकी सुरक्षा जरूरी है। किसान गाय को नाव में बिठाकर उस पार ले गया। फिर किसान वापस आया और शेर को ले गया। लेकिन इस बार बीरबल ने कहा, अब शेर को उस पार छोड़कर गाय को वापस ले आओ। लोग चौंक गए, गाय को वापस क्यों? बीरबल हंसे, क्योंकि अगर गाय को छोड़ देंगे तो शेर उसे खा जाएगा। अब किसान गाय को वापस लेकर आया। फिर किसान ने घास को उठाया और उसे नाव में रखकर उस पार ले गया। अब उस पार शेर और घास दोनों थे, लेकिन शेर घास नहीं खाता। किसान वापस आया और आखिर में गाय को ले गया। इस तरह शेर, गाय और घास तीनों सही सलामत उस पार पहुंच गए। ये पूरा दृश्य देखकर दरबारी हंस पड़े। तानसेन बोले, वाह बीरबल, ये तो अद्भुत तरीका है। मुल्ला दोप्याजा बोले, मैं तो सोच रहा था कि शेर को भूखा रखकर पार कर देंगे, पर तुम्हारा तरीका तो मजेदार भी है और सुरक्षित भी। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे तेज है। लेकिन मुझे मजा तब आएगा जब तुम इस पहेली का मजेदार मोरल भी बताओ। मोरल, बीरबल ने कहा, जहांपना, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी समस्या का हल सीधा नहीं होता, हमें उल्टा रास्ता अपनाना पड़ता है। पहले किसी को ले जाना, फिर वापस लाना, फिर सही क्रम में आगे बढ़ना, तभी सब सही सलामत रहते हैं। बुद्धिमानी सिर्फ जल्दी हल निकालने में नहीं, बल्कि सबसे सुरक्षित और संतुलित हल निकालने में है। अकबर हंस पड़े और किसान को इनाम देकर विदा किया।